तो चालू करें, है ना। कल अपन क्या कंसेप्ट लिख रहे थे, है ना। तो कल 3 तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्पशन लिखे थे। कौन कौन से लिखे थे? कौन कौन से लिखे थे? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रुअल बेसिस। गोइंग कंसर्न, अरे हाँ पीछे। गोइंग कंसर्न ये बताता है कि बिजनेस क्या करेगा, लॉन्ग टर्म पीरियड तक कंटिन्यू करेगा और फिक्स रेट जो खरीदेंगे वो इसी अजम्पशन पर खरीदेंगे, यही था। कंसिस्टेंसी क्या बताता है? सेम पॉलिसी, रूल, रेगुलेशन, फॉर्मूला, प्रोटोकॉल ये सब सेम रखेंगे। क्या इनको कभी चेंज नहीं कर सकेंगे? कर सकते हैं। जब ऐसा चेंज करना मैंडेटरी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबल हो और बुक्स ऑफ अकाउंट को अप्रोप्रिएट शो करे, तब ऐसा अपन चेंज कर सकते हैं। फिर तीसरा कौन सा पढ़ा था अपने? एक्रुअल बेसिस। उससे पहले पढ़ा था अकाउंटिंग के बेसिस कितने? 2। कौन कौन से थे? कैश बेसिस फॉलो कौन करता है? प्रोफेशनल, सीए, सीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, कौन सा फॉलो करते हैं? कैश बेसिस। और एक्रुअल बेसिस, तो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का एडजस्टमेंट कैश बेसिस में होता है या एक्रुअल बेसिस में होता है? यहां तक ठीक था। फिर अपन ने मनी मेजरमेंट कंसेप्ट पढ़ा था, वो क्या बताता है? कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसको मॉनेटरी वैल्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिनको मॉनेटरी वैल्यू में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उनको रिकॉर्ड, बार्टर सिस्टम को रिकॉर्ड, ऑर्डर प्लेस करने को रिकॉर्ड, और एक वो और था, क्या था? अपॉइंटमेंट करना। उषा को अपॉइंट किया था कल अपन ने, ऐसा, और उसकी भी एंट्री। ठीक है, अभी सॉरी उषा, आपकी एंट्री नहीं कर पाएंगे। ओके। फिर उसके बाद क्या था? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का? 12 महीने का, पक्का। फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा? कहाँ? 31 मार्च तक। और फिर कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर। और बाकी अगर कोई कोडी पागल सनकी माइंड का हो, अनसाउंड हो, वो जो मर्जी तब चालू कर सकता है। अभी सोल प्रोपराइटर है, अगली इच्छा, अगले की इच्छा है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद अपन क्या पढ़ रहे थे? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। ये हमारे मतलब की निकली थी थोड़ी सी, है ना, कि फ्यूचर के लॉस को पहले रिकॉर्ड करेंगे, फ्यूचर के प्रॉफिट को तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक वो रियलाइज। ऐसा ही था। अपन जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाते हैं वो इसी एजम्पशन पर बनाते हैं कि फ्यूचर में लॉस होंगे। एक स्टॉक वैल्यूएशन और पढ़ा था, स्टॉक का एएस कौन सा था? एएस 2 था ना। और इसकी लाइन क्या थी? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम हो। अगर स्टॉक की मार्केट प्राइस गिर गई है तो अपन कौन सी प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे? गिरी हुई प्राइस पर। और अगर मार्केट प्राइस बढ़ गई है तब ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा ही था। ठीक है, फिर इसके बाद अपन लास्ट पढ़ रहे थे कौन सी? मटेरियलिटी कंसेप्ट। तो मटेरियलिटी कंसेप्ट ये बताती है कि, लिख लो, लिखा नहीं था ना इसके बारे में कुछ? नेचर एंड साइज ऐसा कुछ लिखा था, तो लिखो ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग देयर मटीरियल इफेक्ट। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग देयर मटीरियल इफेक्ट। ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड किया जाएगा उनके मटीरियल इफेक्ट पर, अकॉर्डिंग देयर मटीरियल इफेक्ट, अकॉर्डिंग देयर मटीरियल इफेक्ट। यहां तक तो। एंड मटीरियलिटी डिपेंड्स ऑन बिजनेस नेचर एंड बिजनेस साइज। इन्होंने लिखा था वो लिख लो भी। एंड मटीरियलिटी डिपेंड्स ऑन बिजनेस नेचर एंड बिजनेस साइज, है ना। वो स्लोगन लिख लेना, जितनी तुम्हारी सैलरी है उतने पैसे तो हम क्या कर देते हैं? राउंडेड ऑफ कर देते हैं। ठीक है। इसी में वो एग्जांपल कैलकुलेटर वाला समझ में आ गया कि कैलकुलेटर का जो एक्सपेंस है उसे अपन रेवेन्यू एक्सपेंस मानेंगे या कैपिटल एक्सपेंस मानेंगे? कैपिटल कौन कह रहा है? कल नहीं आते मैडम आप? हाँ, याद आया थोड़ा सा, क्योंकि उसकी अमाउंट बेचारे की स्मॉल है तो उसे 1 साल में क्या कर देगा? राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट वगैरह वाला काम तो अपना हो चुका है। तो फर्स्ट चैप्टर में से मैंने एक दिन आपको स्टार्टिंग बताया था कि थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। सीएमए में थ्योरी आएगी 15 मार्क्स की। कितने मार्क्स की आएगी? जो फोर्थ क्वेश्चन आएगा, बताया था ना ऐसा कुछ? आज कोई नया है या कल वाले हो? मैडम आप फर्स्ट डे आपका, क्या नाम मैडम आपका? ईशा, जयपुर से ही? हाँ, आपका नाम?
रेनी, आप भी कहाँ से? जयपुर से, ठीक है। और कौन बताया था? नहीं, आप आए थे मैडम, क्या नाम आपका? यासिनी, ओके। आप कहाँ से? यसी, जयपुर से ही, ओके। इधर भाई, रिदम, नाम जबरदस्त है। कहाँ से? जयपुर से, कोटा से, सुसाइड फैक्ट्री, नाम फेमस हो गया। कोटा में एक दो दो तीन चीजें हैं कोटा में, वो नहीं है, क्या बोलते हैं अपन, ये रेड लाइट होती है ना, बत्ती होती है, नहीं है। सारे फ्लाईओवर बना चुके हैं। जब नहीं होती रेड लाइट थोड़ी दूर जाने के बाद, वो नहीं है। सारे क्या बन चुके हैं? फ्लाईओवर बन चुके हैं, तो आप सीधा जा सकते हो ना, ऐसा कुछ है। ठीक है। और सेवन वंडर भी कहाँ पर है? कोटा में है ना, जिनको तोड़ दिया गया है। नहीं है, अजमेर वालों को तोड़ दिया गया है। अजमेर में जो सेवन वंडर है ना, उन सबको तोड़ दिया। और जनरल नॉलेज याद रख लो, बाकी तुम्हारी इच्छा है, याद रखो तो ठीक। अरे मैडम, मेरे याद रहता है, मैं बता देता हूँ। अब चैप्टर लिखो आप। हाँ, मैं बता रहा था वो बात थ्योरी वाली। सीएमए और एफएम दो पार्ट में रहेंगे ना। ये सब्जेक्ट है, इसीलिए आपको थोड़ा सा बोरिंग या टफ लग सकता है, लेंदी बहुत है। दो सब्जेक्ट है इसमें, एक सीएमए है और दूसरा क्या है? एफएम है। सीएमए 60 मार्क्स की आएगी, जो अभी अपन गो थ्रू कर रहे हैं। इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन आएगा, चार ही क्वेश्चन आएंगे, फोर्थ क्वेश्चन में ऑप्शन आएगा, और उस ऑप्शन में 15 मार्क्स की थ्योरी आएगी। समझ रहे हो? जैसे 15-15 मार्क्स से कितने क्वेश्चन? चार, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो जो फोर्थ क्वेश्चन रहेगा ना, उसमें और में थ्योरी आएगी। उस थ्योरी में से एक क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर में से कंफर्म आएगा। जैसे अभी 2023 वाला जो अटेम्प्ट था, उसके अंदर तो पूछा गया था, राइट द 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। मतलब क्या फर्जी क्वेश्चन पूछा है। 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग अपन ने लिखा था ना। कितने अकाउंट थे? 3। कौन कौन से? दो तो नल थे, एक यल था ना, पर्सनल, नॉमिनल। दो तो नल लगी हुई है, एक क्या है? यल है। पर्सनल का रूल बताओ मैडम। पक्का? ठीक है। इधर मैडम, रियल का? इन, हाँ, और क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। मैडम आप बताओ नॉमिनल का? और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। तो थ्योरी में, हाँ, ये दिखा दूंगा आपको। अब अपन जब पेपर से गो थ्रू करेंगे भी, ये पेपर में आया हुआ है। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, आपको कंपाइलर मिलेगा अपनी कोचिंग का, उसमें फर्स्ट चैप्टर है, उसमें से 5 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन पक्का आएगा, कंफर्म। अब जिनको थ्योरी की ओर जाना है, वो ये वाला चैप्टर ढंग से याद कर लो। और मैं ये मानता हूँ कि अपन थ्योरी की तरफ नहीं, अपन न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं तो फिर थ्योरी की तरफ क्यों जाएंगे? इन केस अगर नहीं हो पाए तब वाली बात। अब लिखो चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन ऑफ, ना, इस सेकंड वाले चैप्टर में प्रैक्टिकल है। चैप्टर नंबर 2 लिखो। चैप्टर नंबर 2 लिख लीजिए, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट। हेलो, ऑनलाइन वाले आप लोग भी लिख रहे हो ना? दीप, डोली, अनु और ये पूजा, लिख लेना विश्वास। इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ये चैप्टर पढ़ने के हिसाब से, एग्जाम में नंबर लाने के हिसाब से सबसे इजी और सबसे अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में एक तो ये लिख लो है ना, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेक्शन 129 है ना, ऑफ कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? 13 ही पढ़ रहे हैं ना। कंपनी लॉ है ना आपके सब्जेक्ट। ठीक। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखो, 1, 2, 3 और एक 4 चीजें। एक होता है इनकम स्टेटमेंट, एक होता है बैलेंस शीट, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट,
और एक शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट, शेयर होल्डर स्टेटमेंट बोल दो आप, तो अपन नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं ना शेयर कैपिटल का, ये लिख दो। पहले ये हेडिंग तो लिखो, फिर बताता हूँ, लिखो तो सही। अरे लिखो तो सही आप, इतना दिमाग मत लगाओ। मतलब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 एलिमेंट होते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और शेयर होल्डर स्टेटमेंट। ठीक है, अब थोड़ा सा और अगर याद हो तो ये दोनों तो स्केड्यूल 3 में, मतलब इनका फॉर्मेट दिया हुआ है स्केड्यूल 3 में, और पार्ट ए में बैलेंस शीट दी हुई है और पार्ट बी में इनकम स्टेटमेंट दिया। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये दोनों का फॉर्मेट जैसे बनता है, वो फॉर्मेट कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 129 का स्केड्यूल 3 में पार्ट ए में बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है और पार्ट बी में इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया हुआ है। इंस्टीट्यूट आईसीएसआई पिछले 3, 4, 5 अटेम्प्ट, जब से भी आपका ये सब्जेक्टिव ऑप्शन चालू हुआ है, पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, जब से सब्जेक्टिव ऑप्शन चालू हुआ है तब से ये टॉपिक एवरी अटेम्प्ट में पूछ रहा है, इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, और 5 से 10, 10 से 15, 18 मार्क्स तक पूछा हुआ है ये अकेला इनकम स्टेटमेंट। तो ये एक ऐसा टॉपिक है तो सबसे इजी भी है और ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग भी है, तो इसको अपन शुरू शुरू में निपटा लेते हैं ताकि अच्छे से अपने 5-10 मार्क्स तो कंप्लीट हो जाए। समझ पा रहे बात को? इनकम स्टेटमेंट एवरी अटेम्प्ट में पूछा जा रहा है, और कभी, और ऐसा भी नहीं कि एक ही क्वेश्चन में पूछा गया, मल्टीपल क्वेश्चन में पूछा गया, मैं पेपर में दिखाऊंगा। और कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका अलग से चैप्टर पढ़ेंगे अपन, इसका 5 मार्क्स का अलग से ही आएगा, इसका अपन अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, ये 5 मार्क्स अलग से पूछे। लेकिन इनकम स्टेटमेंट एवरी अटेम्प्ट में आप मान लो 8 से 10 मार्क्स का अकेला यही पूछ रहा है। किसी किसी अटेम्प्ट में तो मैक्सिमम 18 मार्क्स तक पूछा गया। और इनकम स्टेटमेंट वही है जो आपने पढ़ रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एड अदर इनकम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, पर लिखाऊंगा अभी फॉर्मेट उसका। इन समझ में आया थोड़ा बहुत? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन होता है, उसमें फर्स्ट से पहले इनकम स्टेटमेंट बनता है, फिर बैलेंस शीट बनती है और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, सीक्वेंस भी ऐसे ही होती है। कैश फ्लो का अपन एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे पूरा, बैलेंस शीट है वो अगले चैप्टर से मैं और अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन इस चैप्टर में अपन कवर करेंगे सिर्फ और सिर्फ इनकम स्टेटमेंट, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 8 से 10 मार्क्स कवर करेगी, नो डाउट कंफर्म करेगी। अपना कब जून 26 में लगेगा ना, तो अभी जैसे अभी दिसंबर 25 पेपर होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, देखो इस पेपर में भी पूछा गया। ठीक है, पहले अपन इसका फॉर्मेट लिख लेते हैं फिर क्वेश्चन कर लेंगे। कैलकुलेटर लाए ना सभी? कितने बच्चे तो कैलकुलेटर नहीं लाए? नहीं लाए, नहीं 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 लाए, ओहो। कितनों का अभी तक दुकान पे ही पड़ा है, मतलब दुकान से ही नहीं है? तो ये कोई अवार्ड लेने वाली बात नहीं है। कैलकुलेटर लाओ, मैंने कहा था कॉम्प्लीमेंट्री में आपको मैं कैलकुलेटर चलाना भी सिखाऊंगा, है ना? कैलकुलेटर लेके आओ आप लोग, क्योंकि जब कैलकुलेटर अलाउ हो चुका है तब तो लेके आएंगे ना। और फोन से कर लेंगे ऐसा एक्सक्यूज मत देना मेरे को, क्योंकि एग्जाम में फोन अलाउ है थोड़ी, नहीं अलाउ है, तो कैलकुलेटर से ही करेंगे और उसी कैलकुलेटर को एग्जाम में लेके जाएंगे। तो अपन हेडिंग लगा लो, फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, है ना? ले आना भी, कल तक ले आना, और तो क्या बताएं आप, मेरा काम आपको कहना है। लिखो फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, लास्ट में अमाउंट का एक कॉलम खींच लो। ठीक है, चालू करो। लिखो नंबर 1, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं सेल्स को, ठीक है? जो सेल्स है उसे कहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से लेस कर दो सेल्स रिटर्न,
और बाहर कर दो डैश डैश, एड अदर इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स, सेल्स को बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लेस सेल्स रिटर्न, ऐसे ही लिखना है, नहीं लिख सकते ऐसे, लिखो 2-4 बार लिखो, फिर आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। पीछे लिख रहे हो ना आप, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, फिर कर दो ऐड अदर इनकम, ये टोटल कर दो भी इसका, टोटल रेवेन्यू, लेस सेल्स रिटर्न, वही टोटल रेवेन्यू। अब लिखो नंबर 2 एक्सपेंस, एक्सपेंसेस में ए लिखो परचेजेज ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल, बी लिखो चेंजेस इन इन्वेंट्री, जिसमें लिख लो ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। सी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, depreciation and amortization, E finance expense, और F other expense। आराम से लिख लो ना, एक्सपेंस में परचेज ऑफ मटेरियल, बी चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन इन्वेंट्री का मतलब है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, सी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ई फाइनेंस एक्सपेंस, एफ अदर एक्सपेंसेस। इन सब को जोड़ के बाहर लिख दो, ये हो जाएंगे आपके टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस अब आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये 1 नंबर दे दो इसको, इसको 2 नंबर दे दो, और 1 में से 2 क्या कर दो, माइनस कर, लेस टैक्स, और ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दिख रहा है, लिख दो। ठीक है, कईयों को तो फॉर्मेट याद भी होगा पहले से, नहीं है याद, कोई बात नहीं, अब याद कर लो।
और अब ये सोच के याद कर लो कि कम से कम एग्जाम में 8 से 10 मार्क तो इसमें से निकालने हैं ही। हो सकता है याद ही आराम से। राइट ऑफ करना, खत्म करना। डेप्रिसिएशन भी एक तरीके से एक्सपेंसेस वैल्यू रिड्यूस होती है उसको बोलते हैं। जैसे गुडविल की वैल्यू कम होती है, पेटेंट की वैल्यू कम होती है, उसको बोलते हैं अमोर्टाइज होना। लिख लिया भाई? करो तो याद करने की ट्राई करो इसे। अभी करते हैं याद, फिर 2-4 क्वेश्चन करेंगे उसमें याद हो जाएगा। लिख लिया सभी ने? हो गया लिख के? देखो तो आराम से। अब जरूरी नहीं है कि जिस फॉर्मेट में तुमने याद कर रखा है सेम वो ही नाम एग्जाम में वो देगा। जैसे अपन ने याद कर रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स, वो ऐसा भी हो सकता है कि आपको कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों दे, तो अपन दोनों को जोड़ लेंगे। मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है दोनों सेल्स। कौन से वाली सेल? कैश सेल्स और कौन सी वाली सेल्स? क्रेडिट सेल। देखो, इन जनरल टर्म्स इनकम स्टेटमेंट का मीनिंग समझ लो, फिर आपको फॉर्म बनाना अपने आप समझ में आ जाएगा। इनकम स्टेटमेंट मतलब ये है कि अपन का नेट इनकम कितनी बची। नेट इनकम का मतलब ये है कि जितनी भी इनकम वो सारी जोड़ लो, जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे जोड़ लो, और दोनों को आपस में क्या कर दो? माइनस कर दो। बेसिक बिजनेस का मोटिव यही तो है कि नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना। प्रॉफिट का मतलब क्या होगा कि तुमने इनकम कमाई, वो सारी जोड़ लो, तुम्हारे बिजनेस में जो एक्सपेंसेस हुए वो जोड़ लो, और दोनों को आपस में क्या कर दो? माइनस करो। मेजर टारगेट ये ही है। तो तुम्हारा मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? सेल्स, यही होता है। अब तुम्हें क्वेश्चन देख के ये तो पता लग जाएगा कि सर ये एक्सपेंस है या इनकम है। जैसे उसने लिख रखा है रेंट रिसीव्ड, तो अब ये इनकम है या एक्सपेंस है? रिसीव्ड म्हणजे इनकम, और सिर्फ रेंट लिख रखा है, इसका मतलब क्या है? एक्सपेंस। इंटरेस्ट रिसीव्ड, जनरल टर्म्स में अगर अपन बात करें, क्योंकि अपने को इनकम इनकम सारी अलग करनी। इनकम एक तो होगी सेल्स की, वो नाम से पता लग जाएगी। दूसरी होगी अदर इनकम। अब अदर इनकम तुम्हें पढ़ के पता करना पड़ेगा कि ये इनकम है या एक्सपेंस है। जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या इंटरेस्ट ऑन लोन तुम्हारे लिए एक्सपेंस है या इनकम है? इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे ब्याज जाएगा या आएगा? अपन ने लोन भी ले लिया, ब्याज भी ले लिया, बैंक की अपने नाम करवा लो, तो जनरल टर्म्स के अंदर लोन पर ब्याज क्या होगा? जाएगा। उल्टा करो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अपन ने कहीं पे कर रखा है उसके ऊपर ब्याज, तो वो किसमें इंक्लूड होगा? इनकम में। अपने को इनकम सारी एक तरफ करनी है और एक्सपेंस सारे एक तरफ करने। अब एक्सपेंस में तुम ये नाम पढ़ के तुम्हें पता लग जाएगा ये खर्चे ही हैं। परचेज ऑफ मटेरियल, सामान खरीदोगे वो तुम्हारा क्या है? खर्चा ही है। ओपनिंग स्टॉक का और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस, ये भी तुम्हारा खर्चा ही है। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ सेलिंग एक्सपेंस खर्चा, उसमें लिखा हुआ ऑफिस एक्सपेंस, उसमें लिखा हुआ रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। ये भी क्या है? कोई जरूरी नहीं कि जो मैंने तुम्हें यहाँ पे वर्ड लिखा है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डिट्टो वैसा वैसा छपा हुआ है, तो इसकी जगह एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की जगह 2-3 नाम देखो ये भी आ सकते हैं, है ना? जैसे ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस एंड रिपेयर एक्सपेंसेस, ये भी लिखे हुए आ सकते हैं। ये मत कहना कि तुमने जो लिखाया था वो तो आया नहीं एग्जाम के अंदर, है? हम झूठे याद करके गए। अरे समझ में? और ज्यादा कुछ नहीं समझ में आए ना तो इनकम सारी एक तरफ जोड़ लेना और एक्सपेंस सारे एक तरफ जोड़ लेना।
आपस में दोनों को माइनस कर ले। आ रहा है? चलो देखते हैं अपने से, अभी अभी रिसेंट अभी कौन सा एग्जाम हुआ होगा, जून 25 हुआ ना, देखते हैं। ये लिख तो दिया फॉर्मेट, तो या फॉर्मेट एक बार लर्न करोगे, कर लो याद। सबसे पहले ऊपरी पर दो ही नाम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कौन कौन सी सेल्स आएगी, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। उसमें से लेस क्या करेंगे, फिर उसमें ऐड क्या कर देंगे, कोई भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, कुछ भी हुआ तो इनकम क्या कर देंगे, ऐड। ये आपकी टोटल रेवेन्यू। अब एक्सपेंसेस, ये 5-6 नाम याद कर लो। पहला तो क्या है, और बी चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस। फिर सी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में क्या क्या आएगा, ऑफिस से सेलिंग एक्सपेंस और रिपेयर मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस। फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, जैसे फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है वो लिखा हुआ आ सकता है। फाइनेंस एक्सपेंसेस, ये ब्याज वाले खर्चे हैं, इंटरेस्ट का खर्चा। फिर इसके अलावा कोई अदर एक्सपेंसेस हुआ, कोई कैरीज आउटवर्ड का ये सब खर्चा हो, वो सारा इसमें। अब क्या करोगे, सारे एक्सपेंसेस जोड़ लोगे, सारी इनकम जोड़ लोगे, इन सब को घटा के बच जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें से क्या माइनस कर दोगे, टैक्स, ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक देखो एग्जाम में ऐसा फॉर्मेट भी आ सकता है, ये अपन ने पढ़ लिया, एग्जाम में मस्त ऐसा फॉर्मेट आ सकता है, सेल्स कॉस्ट को बताओ अपन दो पार्ट में कर सकते हैं, कॉस्ट मतलब खर्चा, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, ये दोनों भी तो खर्चे ही हैं। फिर मैंने आपको ये सारे खर्चों के नाम लिखे हैं, इन सबको ऐसे भी सेग्रेट कर सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। इन केस मान लो अगर एग्जाम में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट आ जाए, दोनों माइनस ही होनी है, इनकम में से दोनों क्या होनी है। तो अगर मान लो उसने सेल्स लिख रखा है, फिर वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे, फिर कहेगा फिक्स कॉस्ट, ये भी माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन कहेगा वो भी क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट कहेगा वो भी क्या हो जाएगा, ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर। कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल ही बात नहीं है, इनकम में से सारे एक्सपेंसेस अपने को क्या करने हैं, माइनस करने। इधर वाला फॉर्मेट आए तो भी चलेगा, इधर वाला आएगा तो भी चलेगा। वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट पता लग रहा है खर्चा है, फिक्स कॉस्ट पता लग रहा है खर्चा है, तो सेल में से पहले माइनस होगी वेरिएबल कॉस्ट, फिर क्या माइनस करोगे, फिक्स कॉस्ट। डेप्रिसिएशन दे रखा है, डेप्रिस माइनस कर दो, ब्याज दे रखा है, ब्याज माइनस कर दो, क्या बच जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर वही करना है, उसमें से क्या माइनस कर दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये भी लिख लो चलो, बाजू में लिख लो उसके पड़ोस में, पीसी मतलब समझ गए, वीडियो कॉल ना, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, एफसी मतलब फिक्स कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और ब्याज, ये सब माइनस कर दो, आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स टैक्स। डेमो डेमो में 8 से 10 नंबर तो कंप्लीट कर लो अपने। हो गया आपका डेमो कंप्लीट हो गया, ये अभी डेमो चल रहा है, हो गया कंप्लीट। अच्छा अभी भी चेक कर रहे हो, अरे यार क्या चेक कर रहे हो ऐसा है, बोल बोल भाई बोल, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग क्वेश्चन का, क्वेश्चन पूछो भी आप लोग। और पढ़ गया है कोई घर से, नहीं पढ़ गया, अरे तो चेक तो करो ऐसे टीचर को ऐसे। पूछने कोई एंट्री वगैरह, कोई फॉर्मेट, कोई एडजस्टमेंट अगर पूछना है तो पूछ सकते हो कि सर ये मैंने पढ़ा था और ये हमें समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। क्योंकि अब मैंने फॉर्मेट लिखा दिया, मैं पूछना चालू करूंगा अब। और डे वन से ही आज ये फॉर्मेट लिखा है, ये आज ही याद हो जाना चाहिए और आज ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। निकले यहां तक तो सिनेरियो समझ में आ गया, इनकम में से खर्चे माइनस करने हैं, पक्का। चलो ट्राई करते हैं, तो क्वेश्चन करते हैं फिर अपने को आइडिया लगेगा। जोन 25 में चले, है ना। देखते
जून 25 के एक मिनट फिर से आ जाएगा। और एक मिनट मैडम, इधर 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 ये लो। ये तो ऐसा पेपर आता है आपके, ये रहा। अभी दिखाए तभी तो पता लगेगा कि भाई जो पढ़ा रहे वो एग्जाम में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये लिख रहा है यहां से, ये जो भी कंपनी है सम फर्दर इन्फॉर्म, इधर देखो, इधर क्या हो गया। अरे इधर ध्यान दो आप लोग, ऐसा फील हो रहा है वो गर्मी सर्दी। देखो गर्मी सर्दी और बेइज्जती, जितना फील करो उतनी लगती है, नहीं फील करो नहीं लगती। घर वाले आपको डांटते हैं वो कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि हम फील सेम वाली बात। इधर देखो आप, 5-7 नंबर की व्यवस्था हो जाए, पढ़ो। देखो देखो JKG जो भी कंपनी है हैज रिक्वेस्टेड फलानी वाली कंपनी से सम फर्दर इंफॉर्मेशन बिफोर इन्वेस्टिंग इस कंपनी में, रिक्वेस्ट टू प्रिपेयर प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन अंडर डिफरेंट सिनेरियो। पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ लो, करना क्या अपने को पढ़ो। रेवेन्यू मंजे समझ गए, 3 केस इसके पास, बेस केस, फिर बेस्ट केस और वर्स्ट केस, मतलब बुरा इसके साथ ये हो सकता है। फिलहाल रेवेन्यू कितनी है, 800 लाख दिख रही है, नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। फिर वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 60% ऑफ सेल, मतलब ये जो सेल है का कितना परसेंट, 60%, कितना 480 लिख भी रखा है इसने। फिक्स कॉस्ट 80 लिख रखा है, डेप्रिसिएशन लिख रखा है 100। ये तो फिलहाल प्रेजेंट में ऐसा है। इन फ्यूचर ये होने की संभावना है। आगे क्या लिख रखा है कि बेस्ट केस में क्या होगा, सेल इज एक्सपेक्टेड इंक्रीज बाय कितना परसेंट, 37.5%। तो आपको 37.5% इंक्रीज करना है, किस में करना है, आ रहा है समझ में। फिर नीचे लिख रहा है वेरिएबल कॉस्ट, पहले था 60%, अब कितना हो चुका है 56%। तो जो आपकी एक्सपेक्टेड सेल आएगी उसका कितना परसेंट, नहीं समझ में आ रहा। इस अभी लिखो आप, हेडिंग लिखो, जून 2025 में हम होते तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते, आइए जानते हैं। ये तो होगा, कितने मार्क्स के लिए आएगा देख लो। ये नहीं पूरा नहीं, ये 5 मार्क्स के लिए। तीसरा वाला जो केस है वो कितने मार्क्स के लिए है, 5। बढ़ाओ, हेडिंग लिखो इनकम स्टेटमेंट, और ऐसी 3 कॉलम बना लो। स्टेटमेंट, तारीख, डेट कौन सी, जून 25। PYQs है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लास्ट में कॉलम कितने बना लो, 3, 1 2, ये बेस, ये बेस्ट। आराम से जैसे इसने फॉर्मेट दे रखा है वैसा वैसा बना लो, अपने कोई जबरदस्ती नहीं है। बेस में सबसे पहले इसने क्या लिख रखा है, रेवेन्यू। ये लो रेवेन्यू कितनी है, 800, और ऊपर लिख दो डिजिट इन क्या है, लैक्स। अब आराम से तुम पढ़ लो और बता दो क्या और कैसे लिखना है। बेस्ट केस में क्या करना है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, सेल्स हायर बाय कितना परसेंट, 37.5। मतलब पहले जो आपके बेस में जो सेल थी उसका कितना बढ़ चुका है, मतलब 800 में कितना जोड़ दें, 37। लो कैलकुलेटर जोड़ो, 800 प्लस 37.5%, निकालो कैलकुलेटर। 800 प्लस 37.5%। बाकी पड़ोसी कैलकुलेटर में देखते रहो, जो नहीं लाए हो वो। 800 प्लस 37.5%, बोलो 1100। नोकिया 1100, ये लो नोकिया 1100।
इतना तो कर ही सकते हैं। नहीं आ रहा, लिख दोबारा, लिख 800। नहीं आया अभी तक? कितना आया? बस तो इतना ही चाहिए अपने को, लिख दिया हमने। हो गया तक तो। अगला वाला केस पढ़ो, अगले वाले केस में क्या है? सेल डिक्लाइन बाई 25%। तो डिक्लाइन किस में करोगे, 800 में करोगे या 1100 में करोगे? 800 में। जो कुछ भी चेंज होगा वो किस में होगा, बेस में ना। तो 800 में लिखो माइनस, क्या बात है, 800 माइनस 25%। लिखो कैलकुलेटर में 800 माइनस 25%। कितना आया? यहां तक ठीक है। अब इस पूरे फॉर्मेट में देख लो कोई अदर इनकम, क्योंकि अपने फॉर्मेट अपने को याद, रेवेन्यू एड अदर इनकम। क्या कोई अदर इनकम दे रखी है? तो वेरिएबल कॉस्ट खर्चा, फिक्स कॉस्ट भी खर्चा, डेप्रिसिएशन भी खर्चा और टैक्स भी खर्चा, कोई अदर इनकम नहीं है। तो अब इसमें से लेस क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, लेस वेरिएबल कॉस्ट। अब बताओ, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है पहले से 480, पहले वाले में दो, दूसरे वाले में बताओ क्या लिख रखा है, 56% ऑफ सेल। सेल मतलब 1100, ये तो होगा। इसका कितना परसेंट, 56 निकालो, 1100 का 56%, बोलो। हाँ बोलो कितना है, करो सभी करो कैलकुलेटर। 1100 इंटू 56%, कितना, 616, ऐसा कुछ आया। हाँ 1100 इंटू 56%, ठीक है। आगे तीसरे वाले केस में 65% ऑफ सेल, करो 600 का 65%, बोलो। 600 का देखो ये लिखा हुआ 65%। हाँ तो ठीक है। नहीं है, किसको समझ में नहीं आया? और 1 2 3 बाकी 4, बाकी सेट है। क्या नहीं है, सेल्स दे रखी है, ये कह रहा है कि मेरी बेस सेल्स है 800, इन फ्यूचर मेरी सेल 37.5% से बढ़ जाएगी। तो आप 37.5% किस में बढ़ाओगे, किस में बढ़ाओगे, 800 में। और इसके साथ बेस्ट भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। ये कहता है कि अगर अच्छा हुआ तब तो सेल 37.5 से बढ़ जाएगी, और अगर बुरा हुआ तो सेल है मेरी 25% से गिर जाएगी। तो 25% किसका लेस करोगे, 800 का ही। तो 800 माइनस 25% सेल कितनी होगी, 600। अब मेरे खर्चा आएगा, खर्चा वेरिएबल कॉस्ट कर रहा है कि 480 आ रहा था पहले। इस वाले केस में कहता है कि मेरी जितनी भी सेल होगी उसका 56% है वो खर्चा आएगा वेरिएबल। तो आप क्या करोगे, 1100 का 56% निकालोगे, वो आ जाएगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट। हाँ तो ठीक है। अगले वाले में पढ़ लो आराम से। इस वाले केस में क्या करा है कि मेरी सेल का 65% खर्चा आएगा, तो अपन ने क्या करा, 600 का कितना परसेंट निकाल लिया, 65। बस यहां तक समस्या, बाकी कोई समस्या नहीं है। आगे सब वैल्यू दे रखी है। फिक्स कॉस्ट कितनी लगती है, 80 60 100, लिख दो आराम से, लेस फिक्स कॉस्ट 80 60 100 दे रखी है फिक्स कॉस्ट। डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, कितना, 100 100 100, लिख सकते हैं, लेस डेप्रिसिएशन कितना कितना, 100। क्या, बस। अब टैक्स घटाने से पहले प्रॉफिट निकाल लो, ये कर दो लेस। जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे रेवेन्यू में से क्या कर दो, माइनस कर दो। मतलब ये तीनों जोड़ो और इसमें से क्या कर दो, माइनस। बोलो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 140। ये तीनों जोड़ो और इसमें से माइनस करो, बोलो 324। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, इन तीनों को जोड़ो और इसमें से माइनस करो, बस करो, लेस करो, हो गया। यहां तक ठीक है, कोई समस्या? लेस क्या करेंगे बताओ,
टैक्स। अब टैक्स समझो थोड़ा सा, बस यहां थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। पहले वाले में तो टैक्स कितना है 40 ले। अब दूसरे वाले में क्या कह रहा है, इधर देखो बोर्ड पे, सेम इनकम टैक्स रेट एज बेस केस, मतलब टैक्स की रेट वो ही रहेगी जो बेस में थी। अब टैक्स की रेट इसमें क्या चल रही है 40, कितने पे 140 पे इंटू 100। टैक्स की रेट ये चल रही है 40 टैक्स आया, कितने पे आया 140 पे आया, तो कितना परसेंटेज चल रहा है निकाल सकते हो, निकालो कितना आया 28 पॉइंट समथिंग, कितना आया 28.5। तो बाकी सब में भी ये ही रेट चलेगी, मतलब 324 का कितना निकालोगे 28.57% निकालो। क्वेश्चन दिखा दो सर, ये लीजिए मैडम, सेम इनकम टैक्स की रेट एज बेस केस, बोलो 92.56, इसकी और निकाल दो 10 की, ये आ जाएगी 2.85, नहीं आएगी। ये जो इनकम है उसका 28.57% निकालो, क्या हुआ, नहीं हो रहा कैलकुलेट, अरे बोलो हाँ या ना, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, लिख 40 डिवाइड बाई 140 इंटू 100। 40 कैलकुलेटर एक बार अजीब सा लगेगा, 40 डिवाइड बाई 140 इंटू 100 कितना परसेंट आया, कहीं को डिजिट नहीं मिल रहा अभी तक, इंटू नहीं मिल रहा कैलकुलेटर में, ऐसा फिर बाजू वाले कैलकुलेटर में देख रहे हैं, अच्छा इंटू यहां पर है, कितना आया दोबारा कर ले, 40 अपॉन 140 इंटू 100। हाँ ये कह रहा है टैक्स की रेट मेरी एज बेस, देखो टैक्स जो लगता है ना, इधर एक मिनट भाई, देखो इसके बाद बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स ऑलवेज जो लगता है वो पीबीटी पर लगता है, इस प्रॉफिट पर ही लगता है। जब भी आपको लिखा हो जैसे टैक्स 50% है, तो 50% करोगे किसका पीबीटी का, अरे मैडम इधर देखो एक मिनट, इधर समझ में आ जाए कुछ, मैं दोबारा करवा दूं, कोई समझ नहीं। टैक्स की रेट वो कहता है कि 50% है या 30% है, तो आप 30% करोगे किसका, ऑलवेज पीबीटी का करोगे। इनकम में से सारे एक्सपेंस घटाने के बाद जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी का पूरा नाम होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसी का ही परसेंटेज होता है। अपन ने परसेंट इसी का ही निकाला है, 40 डिवाइड बाई 140 इंटू 100 कितना है 28.57 आएगा, अभी भी नहीं आ रहा, इसका नहीं है अभी तक 28.57 पक्का। अब जो 28.57 परसेंटेज आया ये सब पे अप्लाई करो, निकालो 324 का 28.57%, 92.56 पक्का। फिर 10 का और कैलकुलेट करो, 10 का 28.57%, बोलो 2.85, घटा के बता दो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पहला तो बहुत टफ है, मैं बताता हूं, 100 231.14 1444 और इस वाला 7.15, ये होगी 5 नंबर की व्यवस्था, और ये एवरी अटेम्प्ट में आ रहा है। अरे रुक जा, ठीक है देखो और बताता हूं आपको, एक मिनट, आप चाहो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, नहीं करना क्या यही समझ में नहीं आ रहा, और नया मत समझो, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई 6 क्लास में करा था अपन ने, कैलकुलेटर लो एक बार देखते हैं कैसे हुआ, पक्का समझो, इधर इधर देखो 140 पीबीटी 40 टैक्स, तो बाद में कितना बचा 100, ठीक है, और इधर अपने पास ये दोनों वैल्यू नहीं है, यहां तक तो पहुंच गए थे अपन, सुख सुख पा के ये लो, अब आगे टैक्स वाला सीन समझ में नहीं आ रहा, यही तो है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नाम सुना अपना,
वो भी नहीं सुना हुआ तो आज सुन लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, जो क्रॉस में होगा उससे होगा मल्टीप्लाई, और जो बच गया उससे होगा डिवाइड। म्हणजे ये दोनों क्रॉस में है, इन दोनों को तो कर दो मल्टीप्लाई, करो 324 मल्टीप्लाई 40, जो भी आए कैलकुलेटर जाने, कैलकुलेटर का काम जाने, डिवाइड बाई 140। है? अरे तो कोई बात नहीं मैडम, पॉइंट्स में तो डिफरेंस था ना, उसके कारण हो सकता है। आया समझ में? नहीं आया? इस 10 वाले पे ट्राई कर लो, 10 को मल्टीप्लाई करो 40 से और डिवाइड करो 140 से। 10 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाई 140, 2 पॉइंट। आया? ये ठीक था पिछले वाले से? अरे बोलो, मना कर दो, नहीं आ रहा? क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं अपन। इनको लिख ले, 140 40 तो बाजू में लिख 10। अब कर, 10 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 40 से, डिवाइड करेंगे 140 से। सीएस एग्जीक्यूटिव क्लास में सीख रहे हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करना, बहुत टफ चीजें सीख रहे हैं। आज हमने सीखा कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। आइए अब तो और जादू देख लो, और दिखाएं। ये तुम 100 पर भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं समझे? 140 40 और 100, ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? इधर 324 और आगे का हमें कोई आइडिया नहीं है। इसने कहा कि टैक्स वैसे ही रहेगा जैसे पहले है, तो तुम सीधे नीचे उतर सकते हो। 324 को मल्टीप्लाई करो कितने से? 100 से, डिवाइड कर दो कितने से? 140 से, सीधा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। करो 324 डिवाइड मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 140, ये आ गया क्या? इनडायरेक्ट प्रोडक्ट आफ्टर टैक्स आ गया, फिर दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। पक्का? नहीं आ रहा? अरे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां तक ठीक है। अब ये ही मतलब आईसीएसआई वाले चाहते हैं कि तुम पास हो, मतलब ये पूछा है ना, इसके ठीक पिछला अटेम्प्ट कौन सा होगा? जैसे ये जून 25 का है, इसके पीछे वाला कौन सा होगा? दिसंबर 24। दिसंबर 24 में भी यही क्वेश्चन पूछा था, सेम। वो चाहता है तू पास हो और फिर भी तुम पास नहीं हो रहे, इसमें गलती तुम्हारी है। मैं दिखाता हूं आपको, ये पढ़ लिया अपन ने? एक मिनट, ये दिसंबर 24, ये अपना पेपर। आइए जानते हैं। अब था कहां वो आपको ढूंढना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि भी दिखाई मिल जाए। ये पढ़ देगा। रेवेन्यू कितनी? 1000 करोड़, दिख रही है? नहीं दिख रही। फिर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 700। फिक्स कॉस्ट कितनी? डेप्रिसिएशन कितना? 101। फिर इसने बता रखा है कि टैक्स रेट कितना मिलेगा? 25। पिछली बार तो और भी इजी था, मतलब रेट भी निकालने की जरूरत नहीं थी, रेट उसने दे रखी। फिर नीचे उसने क्या कहा? ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो और वर्स्ट सिनेरियो, कि अच्छा हुआ तब ये हो सकता है, बुरा हुआ तो ये हो सकता है। अच्छे में क्या हो सकता है? सेल बढ़ जाएगी 40%। क्या तुम 40% सेल बढ़ा सकते हो? नहीं बढ़ा सकते। अरे सेल कितनी थी पहले? 1000, 40% कितना होगा? 400, तो सेल कितनी होगी? 1400। और बुरे वाले केस में क्या होगा? 20%, मतलब सेल कितनी थी? 1000, है ना, और 20% लेस, तो कितनी जाएगी? 800। फिर वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हो, फिक्स कॉस्ट भी निकाल सकते हो, डेप्रिसिएशन भी निकाल सकते। डेप्रिसिएशन सेम एज बेस केस, मतलब जो ऊपर था वो यही है। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का? अब बताओ, आईसीएसआई चाहता है नहीं चाहता तुम लोग पास हो, फिर भी बच्चे पास, क्योंकि उन्हें समझ में कुछ भी, मतलब ऐसे बुराई करो लेकिन ऐसे पीछे से करो, ऐसे सामने से मतलब थोड़ा बुरी वाली फीलिंग आती है। चलो तो ये क्वेश्चन आप घर से करके लाओगे भाई, मैं आपको नोट्स में डालता हूँ ना। आपने कहा ना समझ में आ गया?
चलो तो घर से करके लाओ, है ना। ठीक है, ये बन जाएगा नहीं बनेगा? कौन सा अटेम्प्ट में आया भाई? दिसंबर 24। और ये करना है स्वयं, कल चेक करूंगा रजिस्टर, ठीक है ना। और जिनको ये अजीब